कल ही पढ़ के तो घर ही से ना आना है। यहाँ तो एक बार देता है कि फटाफट दे दो। बताओ, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तुम बताओ ये। ए लड़के, प्रयाग प्रशस्ति समुद्र को ठीक। इहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशियन द्वितीय ठीक। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? राज खारवेल ठीक। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन ठीक। मेरौली लोहा स्तंभ है? तुम बताओ। चतुर्युग द्वितीय और मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम जी। मधुबन अभिलेख या बांसखेड़ा अभिलेख? हर्षवर्धन। याद करती है ना जाके करे। पूरा स्रोत कितना तरह का होता है? कौन कौन? दो तरह का कौन? पूरा सात्विक स्रोत किसको कहते हैं? डेफिनेशन या कुछ? ठीक है। साहित्यिक अभिलेख? हाँ, पुस्तक पुस्तक से जो मिलता है स्रोत उसी को कहते हैं। पुरातात्विक में कौन कौन आता है? एक और दो? चित्रकला? सिक्का? ठीक। और साहित्यिक दो कौन कौन होता है, कितना कौन? देसी और विदेशी। देसी कितना तरह का? धार्मिक और अधार्मिक। दे, देसी में जो धार्मिक होता है उसका तीन गो नाम पता है? तीन नाम। धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आता है? बौद्ध? बौद्ध की याद है तो जैन नहीं आता है? ब्राह्मण है ना जी। अधार्मिक ग्रंथ हो गया दूसरा। और विदेशी का तुम तीन नाम बता दो। चीन। भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख को पढ़ा गया है कि नहीं? पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा। सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया वो किस राजा का था? अशोक के अभिलेख को किस लिपि में लिखा गया? अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किस साल पढ़ा गया? कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंस है। अशोक के अभिलेख को किसने लिखा था? क्या पढ़ा? अशोक के अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि के जनक कौन? और ब्राह्मणी लिपि किधर से किधर लिखा जाए? लेफ्ट से राइट। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखा जाए? राइट। ठीक। अशोक के अधिकांश लिपि किस भाषा में लिखे गए? भाषा? खरोष्ठी भाषा लिपि? अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा है। अशोक की नहीं लिखवाया जी। लिखा हुआ होगा। बोगास कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य से। कितना साल पहले प्राप्त? संधि पत्र अभिलेख किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं। ठीक। इससे क्या पता चलता है? तुम बताओ ये। यही पढ़ते हैं। हाँ। इससे क्या पता चलता है? बोगास कोई अभिलेख से क्या पता चलता है?
हाँ हाँ, ठीक है, तो बोलो बोलो। हाँ चलो, आगे आगे बोलो, आगे बोलो। बीच में टोको मत बोलना। पश्चिम, पूर्व में जो गया वो वैदिक। पश्चिमी सभ्यता मतलब अंग्रेजी सब, और वैदिक सभ्यता माने ये सब। देश नगर कहाँ है? अच्छा, मध्य प्रदेश। विदिशा कहाँ? अच्छा, बताओ कि बोगास कोई अभिलेख में चार देवता का नाम है, याद है? बोगास कोई अभिलेख में चार देवता का नाम लिखा हुआ है कि नहीं? लिख लो, लिख। इस अभिलेख में, इस अभिलेख में, नहीं नहीं, बोगास कोई अभिलेख, इंद्र वरुण मित्र और नक्षत्र। इस अभिलेख में इंद्र वरुण, इंद्र वरुण मित्र और नक्षत्र। इंद्र, इस अभिलेख में इंद्र वरुण मित्र और नक्षत्र, और नक्षत्र। इस अभिलेख में इंद्र वरुण मित्र और नक्षत्र लिखा गया, का उल्लेख किया गया, का उल्लेख किया गया है। तुम हिस्ट्रिया नहीं लिखता है तो एक साल के बाद सब पढ़ना पड़ेगा। हो गया था। तो देशनगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना। इससे क्या पता चलता है जी देशनगर अभिलेख से? तुम बताओ तो, किस राजा के बारे में पता चलता है देशनगर अभिलेख? किस राजा? वो यूनानी राजा, उसका नाम बताना। हेलियोडोरस। क्या किया था? अपना लिया, और अपने आप को क्या कहा? भागवतम। ठीक। चलो, तुम बताओ कि ईरान या फारस की राजधानी कहाँ? फारस की राजधानी कहाँ है? तुम बताओ जी, ईरान या फारस की राजधानी कहाँ? पर्सिपोलिस। पर्सिपोलिस कहाँ है? पर्सिपोलिस। इन दोनों अभिलेख से क्या पता चलता है? इन दोनों अभिलेख से क्या पता है कि सबसे पहले कौन आक्रमण किया है भारत? डेरियस प्रथम या दारा? ठीक। सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन किया? उसके बाद यूनानी। ठीक। मूर्ति कला, है ना, मूर्ति कला कितने प्रकार के होते हैं? मूर्ति कला का विकास सबसे ज्यादा किस काल में हुआ? गुप्त काल। अधिक, थोड़ा सा अधिक हुआ कुषाण काल में, और सबसे अधिक किस काल में? गुप्त। मूर्ति कला कितना तरह का होता है? पहला का नाम क्या है? गंधार कला का विकास, गंधार की राजधानी का, गंधार कला का विकास, गंधार क्षेत्र में जिस कला का विकास हुआ उसको क्या कहते हैं? गंधार कला, गंधार मूर्ति कला, यही ना। ठीक। अच्छा, गंधार कहाँ है अभी, किस देश में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। गंधार जो कला है वो देशी है कि विदेशी है? हम्म, विदेशी है। किसका किसका मिश्रण है? हिंद और यूनानियों का मिश्रण। ठीक है। भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के द्वारा बनाई? उनकी मूर्ति किस देवता के समान है? अपोलो देवता। ठीक। मथुरा कला देशी है कि विदेशी?
विदेशी है, ठीक। स्वदेशी है। चित्रकला, देखो चित्रकला, चित्रकला, चित्रकला पहले बिहार में शुरू करेंगे। कहीं जाना है जी? नहीं ना, चित्र, हाँ लिखो चित्रकला, हेडिंग दो चित्रकला। ठीक। चित्रकला, चित्रकला से भी, चित्रकला से भी, हाँ लिखो तुम। चित्रकला, चित्रकला से भी भारत के इतिहास के बारे में, चित्रकला से भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चित्रकला से भी, चित्रकला से भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चित्रकला से भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हो गया। कुछ प्रमुख चित्रकला निम्नलिखित, कुछ प्रमुख चित्रकला निम्नलिखित, कुछ प्रमुख चित्रकला निम्नलिखित, कुछ प्रमुख चित्रकला निम्नलिखित। हम लोग पढ़ रहे हैं चित्रकला। हाँ कौन कला? हाँ चित्रकला मैंने फोटो बनाना, गुफा में बना दिया तो दूसरा कला हो गया। हाँ गुफा में भी बना सकता है, दीवार में भी बना सकता है, कोई पत्थर पर भी बना दे, कहीं भी चित्र बना दिया सब आएगा चित्रकला। कुछ प्रमुख चित्रकला में सबसे पहला अजंता की चित्रकला। अजंता की चित्रकला पहला क्या है? अजंता की चित्रकला। अजंता, अजंता की चित्रकला, अजंता की चित्रकला, अजंता की चित्रकला। यह कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। हेडिंग दो अजंता की चित्रकला। यह महाराष्ट्र के, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। यह कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। याद हुआ पहला चीज? इसमें कुल 29 गुफा, इसमें कुल कितना गुफा है? कुल 29 गुफा। इसमें कुल 29 गुफा थे। लिखो इसमें कुल 29 गुफा थे, हाँ। जिसमें 6 गुफा, जिसमें 6 गुफा, 6 गुफा 1 2 9 10 16 17, जिसमें 6 गुफा, 6 गुफा में कौन कौन हुआ? 1 2 3 4 5 6 गुफा, जिसमें 6 गुफा वर्तमान में सुरक्षित है, जिसमें 6 गुफा वर्तमान में सुरक्षित है। 16 और 17 जो है गुप्तकालीन, गुप्तकालीन। 16 और 17 क्या है? गुप्त काल से संबंधित। तो 29 गुफा में कितना गुफा सुरक्षित है? 16, 6 गुफा। कहाँ है अजंता की चित्रकला? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। लिखो नीचे से फिर से, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में या सर्वप्रथम एक के बाद
प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था, परंतु सबसे अधिक विकास लिखा है गुप्त काल में हुआ, परंतु सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ, परंतु सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ। यह जातक कथाओं पर आधारित है। जातक कथा किससे संबंधित है? बुद्ध से कि महावीर से? बौद्ध से संबंधित, तो आगम है महावीर से संबंधित। यह जातक कथाओं पर आधारित है। यह जातक कथाओं पर आधारित यह किस कथा पर आधारित है? जातक कथाओं। यह जातक कथाओं पर आधारित है ना। अगला पॉइंट लिखो, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित, बौद्ध से रिलेटेड है ना। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित। तो यह गुफा संख्या 16 में देख लो, समझ लो। गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बनाया हुआ। किसका बनाया हुआ है? और गुफा संख्या 17 में शिशु और माता का चित्र बनाया हुआ। ठीक है, याद रखना है। ये गुफा नंबर 16 में क्या है? मरणासन, माने जो राजकुमारी मरे जैसा मरने को जो है ना, वैसा चित्र बनाया हुआ है। कोई राजकुमारी मर रही है और दूसरा शिशु है और बच्चा का। हाँ लिखो, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र। और गुफा संख्या 17 में माता एवं शिशु का चित्र महत्वपूर्ण। और गुफा संख्या 17 में माता एवं शिशु का चित्र महत्वपूर्ण है। माता एवं शिशु का चित्र क्या है? महत्वपूर्ण है, जिसको चित्रणशाला कहा गया, जिसको चित्रणशाला कहा गया। तो यह फिर से देख लेते हैं इसको। चित्रकला से भी इतिहास के बारे, जैसे मूर्ति कला से कैसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मूर्ति कला का मतलब मूर्ति कहीं से मिला,
दीदारगंज कहाँ है? इधर है। तो इधर यहाँ से भी एक मूर्ति मिला। कहाँ से मूर्ति मिला? दीदारगंज। कहाँ रखा हुआ? म्यूजियम में रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ? म्यूजियम। फिर लोहानीपुर से भी एक यक्षिणी का मूर्ति मिला, तो हाथ उसका टूटा हुआ। कहाँ से मिला? लोहानीपुर। कहाँ? पटना जंक्शन से पहले पहले, हाँ, लोहानीपुर। तो वहां से भी मूर्ति मिला। उसी तरह से चित्रकला से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे चित्र में किस तरह का पेंटिंग का प्रयोग किया हुआ है, उस समय कौन कौन सा केमिकल था। चित्र में मान लेते हैं कि चित्र ऐसा बनाया हुआ है कि कोई बाघ को मार रहा है या कोई जानवर को मार रहा है, तो पता चलेगा कि उस समय जानवर का आदमी मांस खाता होगा। इस तरह से निष्कर्ष निकाला जाता है, नहीं समझे? और भी बहुत सारे माने चित्र देख करके, जैसे कोई बाजार में कुछ बेच रहा है, मछली बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है, उसका चित्र बना दिया। ये सब चित्र से 29 कुल 29 गुफा है जिसमें चित्र बना है। अजंता की कितना गुफा है? 29 गुफा। गुफा को मतलब पहाड़ में जो पहाड़ के अंदर छोटा छोटा जगह, रूम जैसा है ना जी, उसी को गुफा कहता है। तो ऐसा ऐसा 29 गो गुफा है, उसमें कोई आदमी आया, रुका, अपना चित्रकारी बना दिया, समझे? तो जिसमें से सारा चित्र क्या हो गया? खराब हो गया। अभी कै गो बढ़िया से बचल है? 6 गो। कौन कौन बचल है? 1, 2, 9, 10, 16 से, जिसमें 16 और 17 ज्यादा महत्वपूर्ण है। 16 में एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, और 17 में शिशु और माता का चित्र। याद हो गया? चलो आगे बढ़ो। एलोरा की चित्रकला, एलोरा की चित्रकला या एलोरा की गुफा की चित्रकला, जो भी एलोरा, यह भी कहाँ है? यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। तो दूसरा नंबर में क्या देना है? एलोरा की चित्रकला लिखा है। लिखो एलोरा की चित्रकला। दूसरा नंबर में एलोरा की चित्रकला, की चित्रकला पूछेगा कहाँ है? महाराष्ट्र के, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यह भी कहा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। लिख लो, लिखा गया। प्रारंभ में यहाँ 43 गुफा था। प्रारंभ में यहाँ कितना गुफा था? 43। प्रारंभ लिखो, प्रारंभ में यहाँ 43 गुफा, लेकिन हाँ, प्रारंभ में यहाँ 43 गुफा था, लेकिन वर्तमान में 1990 के बाद खुदाई हुआ उसकी। लेकिन वर्तमान में कुल 71 गुफा, लेकिन वर्तमान में कुल कितना गुफा है? 71। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में। और ये कहाँ है? वर्तमान में। वर्तमान का मतलब खुदाई कब हुआ था इसका? 1990। पूछेगा, क्या पूछेगा कि एलोरा की गुफा किस शासक से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश के शासकों से संबंधित। लिखो, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों से संबंधित है। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों से संबंधित। एलोरा की गुफा किससे संबंधित है? राष्ट्रकूटों से संबंधित। राष्ट्रकूट एक वंश है
जो आगे पढ़ना है, एलोरा की गुफा किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूटों से संबंधित। हो गया। अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? हाँ, अजंता की गुफा ना पढ़े हैं? हाँ, तो अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। जातक कथा या जो भी महायान, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर पूछेगा एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो देखो, एलोरा की गुफा सनातन धर्म, किस धर्म से संबंधित है? सनातन धर्म। इसके अलावा किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की गुफा किससे संबंधित? सनातन माने हिंदू धर्म। तुम लोग किस धर्म से संबंधित? सनातन। मेन नाम यही है, हिंदू मेन नाम नहीं है, मेन नाम यही है, सनातन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित, लेकिन अजंता वाला सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिए तीसरा, क्या खटर खटर। तीसरा, एलिफेंटा की चित्रकला। एलिफेंटा की चित्रकला। एलिफेंट मैंने कहा होता। देखो, पुर्तगाली सब ना जब आया था ना यहाँ पर, तो उसको बहुत बड़ा एक तो हाथी का मूर्ति मिला था। इस जगह पर क्या मिला था? बहुत बड़ा हाथी का मूर्ति मिला था। किसको? पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाली सब अंग्रेजी में बोलता है, हाथी को क्या कहेगा? एलिफेंट। इस जगह का नाम क्या पड़ेगा? एलिफेंटा की चित्रकला। समझ में आया? हो चुका हाँ, ये लगेगा कि खोलू में। हाँ, समझ में आया? ये जो जगह है इसका नाम क्या पड़ा? एलिफेंटा की चित्रकला। लिखो। देखो, एक जगह है जिसका नाम क्या है? मुंबई। मुंबई से 9 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई से कितना किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है धारा नगरी। धार नगरी या धारा नगरी, समझे? और यहीं पर एलिफेंटा की गुफा। मुंबई से कितना किलोमीटर की दूरी पर एक जगह का नाम है जिसका नाम लिख। यह मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुंबई से यह मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है? लिखा गया, इसका प्राचीन नाम धारा नगरी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? धारा नगरी। इसका प्राचीन नाम है धारा नगरी। पूर्व में जाओ, फिर नीचे से लिखो। पुर्तगालियों ने यहाँ एक
पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली लिखना आता है ऐसे, पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने यहाँ पर पुर्तगालियों ने यहाँ पर पत्थर की विशाल हाथी की मूर्ति पुर्तगालियों ने यहाँ पर पत्थर की विशाल हाथी की मूर्ति पुर्तगालियों ने यहाँ पर पत्थर की विशाल हाथी की मूर्ति मिलने के कारण मिलने के कारण इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। मिलने के कारण इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। और ये पूछेगा अगला क्वेश्चन की किससे संबंधित है, तो ये भी राष्ट्रकूट वंश से लिखो। यह यह भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित यह भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित यह भी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित। पूछा किस धर्म से संबंधित, तो फिर नीचे लिख लो कि यह शैव धर्म से संबंधित यह शैव धर्म से संबंधित। इतना से हो जाएगा ना ये। यह शैव धर्म से संबंधित यह शैव धर्म से संबंधित यह शैव धर्म से संबंधित। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। चलो देखो शुरू यहाँ से अभी तक हम लोग पढ़े अजंता की चित्रकला, एलोरा की चित्रकला। अब तीसरा जो पढ़ रहा है उसका नाम क्या है, एलिफेंटा की चित्रकला। ठीक है, हाँ शिव जी का मूर्ति भी, इसीलिए तो यहाँ कहा जाता है कि शैव धर्म। हाँ लिख लो, शिव की मूर्ति भी मिला है। शिव की मूर्ति लिख लो, यहाँ से शिव की मूर्ति भी। त्रिमूर्ति है, कर लो शिव की त्रिमूर्ति। यहाँ से शिव की त्रिमूर्ति मिला। अच्छा, यहाँ से शिव की क्या मिला, यहाँ से शिव की त्रिमूर्ति मिला। त्रिमाने तीन। फिर से देखो एलिफेंटा की चित्रकला। सबसे पहली बात, एलिफेंटा कहाँ है, तो मुंबई से 9 किलोमीटर दूर एक नगरी है जिसका नाम है धारा नगरी, है ना। उसी को हम लोग, मुंबई से 9 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है धारा नगरी। तो ठीक है, लेकिन प्राचीन नाम, जब पुर्तगाली आया यहाँ भारत, तो यहाँ पर उसको एक पत्थर की हाथी, बहुत बड़ा हाथी मिला था पत्थर, जिसके कारण इस जगह को एलिफेंटा का, क्योंकि हाथी का अंग्रेजी क्या होता है, एलिफेंट, इसलिए इस जगह को क्या कहा, एलिफेंटा। यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है और यह शैव धर्म से संबंधित है। क्यों शैव धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का मूर्ति, शंकर जी का मूर्ति मिला, त्रिमूर्ति मिला है, इसलिए किस धर्म से संबंधित है, अजंता किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। एलोरा बौद्ध धर्म, अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा एलोरा सनातन बौद्ध जैन, एलिफेंटा शैव धर्म से। चौथा बाघ की चित्रकला, 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 बाघ की चित्रकला।
एक नदी है। हाँ, बाघ की चित्रकला। एक नदी है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। एक नदी है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। कौन सा राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश। ठीक है। और मध्य प्रदेश, एक जगह का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी माने जैसे ये नदी है ना, अब इधर से कोई छोटा नदी आके मिल गया तो ये सहायक नदी है। कैसा नदी हुआ? सहायक नदी हुआ ना। या इधर से कोई नदी आके इसमें मिल गया तो ये भी क्या हुआ? सहायक है। ये मुख्य नदी हुई। ये क्या हुआ? मुख्य नदी। नर्मदा नदी क्या है? मुख्य नदी। नर्मदा नदी क्या है? मुख्य नदी। बाघ नदी है जो सहायक नदी। वो एक नदी आ रहा है जिसका नाम क्या है? बाघ। समझ में आया? तो यहाँ से जो चित्रकला मिला उसको क्या कहते हैं? बाघ की चित्रकला। याद हुआ? कहाँ पर मिला? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की एक सहायक नदी बाघ नदी से जो चित्रकला मिला उसी को चलो लिख। यह मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश के धार जिला, यह मध्य प्रदेश के धार जिला, यह मध्य प्रदेश के धार जिला में नर्मदा नदी की सहायक में नर्मदा नदी की सहायक नर्मदा नदी की सहायक नदी में नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघ नदी के किनारे, बाघ नदी के किनारे, बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव में स्थित है। गांव का भी नाम बाघ। बाघ नामक गांव में स्थित है। बाघ नामक गांव में स्थित, बाघ नामक गांव में स्थित है। यहाँ से 9 गुफा मिला है जो गुप्त कालीन है। यहाँ से कितना गुफा मिला है? 9 गुफा। नौवों के 9 गुफा क्या है? गुप्त कालीन है। यहाँ से 9 गुफा मिला है जो क्या है? गुप्त कालीन। यहाँ से 9 गुफा मिला है जो क्या है? गुप्त कालीन। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म के, यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित जो मिला है गुफा, वो गुप्तकालीन लिख तो दे। फिर से देखो शुरू में, यहाँ से देखो चौथा जो पढ़ रहा है उसका नाम क्या है? बाघ की चित्रकला। बाघ किस लिए नाम पड़ा? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक नदी है नर्मदा नदी, उसकी सहायक नदी का नाम बाघ नदी है और नदी के नाम पर ही एक गांव है, उस गांव का भी नाम बाघ गांव। तो वहां से जो चित्रकला मिला उस चित्रकला को बाघ की चित्रकला का। यहाँ उस चित्रकला में 9 गुफा में चित्र बनाया होगा। 9 गुफा में क्या है? चित्र बनाया होगा जो कि गुप्त काल से के समय का है। यहाँ पर भी गुप्त काल में इस सब में बौद्ध धर्म ये सब चलता था। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित चित्र मिला। मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जैसे बुद्ध भगवान का कुछ मिल गया, उनका कुछ
पात्र मिल गया, बर्तन मिल गया, भिक्षा उक्षा मांगने वाला, ये सब रहता है ना। इस तरह का कुछ कुछ चित्र बनाया हुआ, माने उन्हीं से संबंधित। बौद्ध धर्म बाद में दो भाग में बट गया। एक को कहते हैं हीनयान शाखा और दूसरा को क्या कहते हैं, महायान। चलिए कहां तक पहुंचे। इसके बाद अगला क्या है, सिक्का। देखो लिस्ट लिस्ट में देखो अगला क्या है, सिक्का होगा। देखो सिक्का, सिक्का, सिक्का। तो देखो सिक्का से इतिहास पता चलेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, सिक्का से इतिहास कैसे पता चलेगा। जैसे सिक्का मिला, मान लेते हैं खुदाई से क्या मिला, सिक्का मिला मान लेते हैं खुदाई से। हाँ यादें नहीं रहता लगा। हाँ लो, सिक्का से कैसे पता चलेगा ये इतिहास। जैसे मान लेते हैं सिक्का मिला, सिक्का मिला, सोना का सिक्का, किस चीज का सिक्का, सोना का। पता चलेगा कि उस समय आर्थिक अवस्था बहुत अच्छा था, मतलब धनी संपन्न आदमी सब रहता। तो सिक्का से पता चला, अब तो सिक्का से इतिहास लिख सकता है कि उस समय की आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी। अगर सिक्का में मिलावट मिल गया तो कहेगा कि नहीं आर्थिक व्यवस्था थोड़ा गड़बड़, समझ में आया। चांदी का सिक्का मिला और थोड़ा सा गड़बड़ है, तो सिक्का से पता चलेगा कि नहीं। मान लेते हैं सिक्का में एक सिक्का मिला है जिसमें समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए फोटो है। सिक्का मिला है जिसमें क्या है, समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए फोटो है। तो इससे क्या पता चलेगा, कहेंगे ना कि उस समय जो राजा था समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। नहीं लिखेंगे इतिहास में कि जो राजा था वो किस चीज का प्रेमी था। फिर मान लो कि सिक्का है, उसमें लिख दिया ईसवी सन इतना, या उसमें नाव का फोटो बना दिया, तो पता चलेगा क्या कि व्यापार उपार जो होता था उस समय, जो व्यापार होता था उसमें क्या होता था, व्यापार होता था नाव से, पानी है ना। तो इसे पता चलेगा ना, देखते हैं सिक्के से ना पता चलेगा। या और भी बहुत सा चीज, सिक्का से कोई जगह का नाम लिखा हो तो पता चलेगा कि उसका उस राजा का शासन किस जगह तक था। तो सिक्का से बहुत जानकारी नहीं मिलेगा, इसलिए सिक्का को से भी हम लोग इतिहास लिखते हैं। तो लिखो सबसे पहले सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं जी, न्यूमिस्मेटिक। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक। और अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। सब चीज याद रखना चाहिए, लिखो पहले। सिक्का से प्राचीन भारत के, सिक्का से प्राचीन भारत के, सिक्का से प्राचीन भारत के, सिक्का से प्राचीन भारत के सामाजिक, सिक्का से प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगा कि नहीं। आर्थिक, राजनीतिक, जीवन के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, मिलती है। लिखा गया,
सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, पहले समझ लो, सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक। सिक्का को मुद्रा भी कहते हैं ना, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। तो सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक या लिखो, सिक्का के अध्ययन को, सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। हो गया। भारत में ये पहले समझ लो, भारत में सबसे पहले सिक्का जो चला था 600 ईस्वी पूर्व में चांदी का सिक्का चला। किस चीज का सिक्का चला था, चांदी का। जैसे चांदी का सिक्का, जैसे पेड़ा का बनता है ना, पेड़ा तो उसमें ऐसे वो मारता है ना, तो चिन्ह मारता है ना, मार्क, तो कुछ फोटो तो नहीं बना हुआ है, ठेकुआ को बनता है ना, तो मारता है ना जी, तो उसी को आहत कहते हैं। आहत माने चोट लगा ना उसको, या मार्क हुआ, पंच मार्क कुछ हुआ, मार्क हुआ ना, आहत, आहत माने आहत, आहत माने नहीं लगता है चोट, या पंच मार्क। तो 600 ईस्वी पूर्व में कैसा सिक्का चला था, चांदी का सिक्का, और उस पर क्या मारा हुआ था, आहत, पंच मार्क मारा हुआ था, मैंने कुछ मार्क मारा हुआ था, तो उसी सिक्का को आहत सिक्का या पंच मार्क सिक्का कहता है। याद हुआ। तो 600 ईस्वी पूर्व में किस चीज का सिक्का चला था, चांदी। 600 ईस्वी पूर्व में किस चीज का सिक्का चला, चांदी का। इसको आहत, आहत माने वही मार दिया उस पर कुछ, या पंच मार्क, कुछ मार्क मार दिया, है ना। लिखो, भारत में सर्वप्रथम 600 ईस्वी पूर्व में, भारत में सर्वप्रथम 600 ईस्वी पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया। पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया, जिसको जिसको आहत या पंच मार्क सिक्का कहते हैं। भारत में 600 ईस्वी पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया। भारत में 600 ईस्वी पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया, जिसको आहत या पंच मार्क सिक्का कहते हैं, जिसको आहत या पंच मार्क सिक्का कहते हैं। साहित्य में इसको, साहित्य में इसको करसापन कहा गया। साहित्य में इसको क्या कहा गया है, करसापन। साहित्य में इसको करसापन कहा गया, लिख लिए। साहित्य में इसको करसापन कहा गया। पूछेगा कि भारत में सोना का सिक्का सबसे पहले कौन चला है। हिंद यूनानी शासक ने चलाया, हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था, समझे। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन चलाया था, हिंद हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। लिखो, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सोने का सिक्का, सोने का सिक्का कौन चलाया था, हिंद हिंद यूनानी ने चलाया। ठीक है, हिंद यूनानी ने चलाया था। वह ऐसा सिक्का जिस पर लेख लिखा, कुछ लिखा हुआ, ऐसा सिक्का जिस पर क्या लिखा हुआ है, कुछ लेख लिखा हुआ, उसको लेखयुक्त सिक्का कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लेखयुक्त सिक्का। माने वैसा सिक्का जिस पर कुछ लेख लिखा हुआ उसको क्या कहते हैं,
ईवी किसने चलाया था? हिंद यूनानी ने ही चलाया। ईवी कौन चलाया था? हिंद यूनानी। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी। सबसे पहले लेखयुक्त सिक्का किसने चलाया? हिंद। लिखो, सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया था। सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्का सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया था। हिंद यूनानियों ने जारी किया था सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया था। लेखयुक्त सिक्का हिंद यूनानियों ने जारी किया। लिखा गया। आगे, सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। सबसे अधिक सोने का सिक्का मैं सब गुप्त शासकों ने जारी किया। सबसे अधिक सोने का सिक्का सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। लिख ले। सबसे अधिक रहेगा तो बहुत शुद्ध नहीं ना होगा, बहुत भारी मात्रा में सोना का सिक्का तो उसमें मिलावट रहेगा। सबसे अधिक सोने का सिक्का कौन जारी किया था? गुप्त शासक, है ना। अगला लिख, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया। कुषाणों ने सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। भारत में, फिर नीचे से देखो, भारत में सीसा और प्रोटीन का सिक्का भारत में सीसा और प्रोटीन का सिक्का सर्वप्रथम सीसा और प्रोटीन का सिक्का किस चीज का? सीसा और प्रोटीन का सिक्का सर्वप्रथम सातवाहनों द्वारा जारी किया गया था। सातवाहनों द्वारा जारी किया गया था। सातवाहनों द्वारा जारी किया गया था। सिक्का के बारे में क्या क्या समझे? सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व में चांदी का सिक्का चला था, उस पर पंच मारा हुआ था, इसलिए उसको पंच मार के यह सिक्का कहता है। पहला पॉइंट याद हुआ सिक्का से संबंधित। दूसरा पॉइंट, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, है ना। तीसरा में, सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने चलाया। ठीक है। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलाया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलाया। देखो, सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी, सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासक। तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होगा। हो गया। अब ये तो अलग है, सीसा और प्रोटीन का सिक्का कौन चलाया था? सातवाहन शासक। एक तो चमड़ा का सिक्का भी चला था, बाद में बताएंगे। एक तो किस चीज का सिक्का चला था? चमड़ा का। हुमायूं जब भाग रहा था ना, हुमायूं जब लड़ाई किया था शेरशाह से,
भाग रहा था तो नदी में कूद गया था। ये नदी यहाँ पर है, रेलवे से जाते के समय यूपी के बॉर्डर पर मिलता है। वही नदी में कूद गया था, नदी में बाढ़ आया हुआ था, मुगल सबको तैरना नहीं आता था, तो नदी में कूद गया। तो वो मछुआरा था, तो देखा कि कूद रहा है तो उसको बचा लिया। किसको? हुमायूं को। तो चमार था, मछुआरा नहीं था वो, क्या था? चमार। तो उसको बचा लिया। किसको? हुमायूं को। अब राजा ना था हुमायूं, तो हुमायूं बहुत खुश हुआ। उसको कहा कि ठीक है, तुम हमको बचाया है, तुमको एक दिन के लिए राजा बना देंगे। क्या करेंगे? एक दिन के लिए राजा बना दें। तो एक दिन के लिए उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया, जो उसको बचाया था। तो राजा बनाया तो क्या किया? सोचा कि एक दिन में क्या करें, तो चमड़ा का सिक्का चलाया। किस चीज का सिक्का चलाया? चमड़ा का सिक्का, जो कि आज भी इतिहास में जाना जाता है, चमड़ा का सिक्का। वही आदमी चलाया। समझ में आया? सिक्का से संबंधित इतिहास इतने था, मतलब